चोर बादशाह। इस दिलचस्प कहानी के पहले हिस्से में आपने सुना कि जग्गू जो एक चोर है और खुशकिस्मती से वो एक देश का राजा बन जाता है, और फिर उस पर एक अजीबोगरीब हीरा चुराने का पागलपन सवार होता है, जिसको चुराने के लिए वह एक पहाड़ की गुफा में दाखिल हो जाता है। और फिर वहां पर एक सांप अजगर देवता, जो कि एक शैतानी शक्ति है, उसके चंगुल में फंस जाता है। वहां से वो कैसे निकलता है, इस कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा सुनिए। जब जग्गू को होश आया तो उसने अपने आप को उसी हाल में पड़ा पाया। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और देवता के कदमों के नीचे आखिरी आग जल रही थी। बहुत सारे सूंड वाले लोग उसके चारों तरफ पागलों की तरह नाच रहे थे। अजगर उसके पास खड़ा मुंह में कुछ पत रहा था। जब उसने समझ लिया कि अब उसकी मौत करीब है और ये लोग अभी उसे आग में जिंदा डालकर अपने देवता की भेंट चढ़ा देंगे, वो सोच रहा था कि काश वो एक बार फिर उनके पंजे से निकल जाए तो वो इस मुसीबत को हर कीमत पर खत्म कर देगा। मगर कोई ऐसी चाल उसकी समझ में नहीं आ रही थी जिससे वो आजादी हासिल कर सकता। उसने सिर हिलाकर इधर उधर देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसका खंजर और उसकी जादुई छड़ी उसके पास ही खड़े अजगर के कदमों में पड़े हुए थे। अगर उसके हाथ खुले हुए होते तो वो बड़ी आसानी से उन्हें उठा सकता था, मगर समस्या थी हाथों के खुलने की। उसके हाथ इतनी मजबूती से बंधे हुए थे कि उनका खोलना नामुमकिन था। उसने अपनी उंगलियों को इधर उधर हिलाया कि शायद काम बन जाए, मगर उसकी उंगलियां कलाई में बंधी हुई रस्सी तक न पहुंच सकी। अजगर ने मंत्र पढ़ते पढ़ते उसकी तरफ नजर डाली और फिर अपनी भारी आवाज में कहने लगा, सच में इंसान, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तुम्हें देवता की भेंट चढ़ाकर हम उनकी खुशी जरूर हासिल करेंगे। जग्गू ने हिम्मत जुटाई और अजगर को धोखा देना चाहा। तुम गलत कहते हो, देवता को सिर्फ भेंट चाहिए, मजबूरी यहां कोई मसला नहीं है। अजगर ने कड़क लहजे में जवाब दिया, चलो ठीक है, तुम यही सही कर लो। मैंने तो वैसे ही मरना है, ऐसे में कम से कम तुम तो तबाह हो जाओगे। जग्गू ने बड़े लापरवाह लहजे में जवाब दिया। अब अजगर भी सोच में पड़ गया। उसकी आंखों में सोच विचार के भाव उभरने लगे। वो सोचने लगा कि वाकई जग्गू की बात सच न हो। इससे पहले उसने कभी किसी भेंट के हाथ पैर नहीं बांधे थे। काफी देर तक सोचने के बाद आखिर अजगर ने फैसला किया कि जग्गू के हाथ पैर खोल दिए जाएं और सूंड वालों को हुक्म दे दिया जाए कि वो उसे अच्छी तरह पकड़ ले। जग्गू के पास कोई हथियार भी नहीं था और सूंड वालों की संख्या भी काफी थी। जग्गू भागकर कहा जा सकता था। चुनाचे अजगर ने सूंड वालों को यही हुक्म सुना दिया और उसका हुक्म मिलते ही 10 सूंड वालों ने जग्गू को पकड़ लिया और फिर 2 आदमियों ने उसके हाथों और पैरों की रस्सियां खोल दी। रस्सियां खुलने के बाद जग्गू कुछ पल तो खामोश खड़ा रहा और उसने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। इस वजह से सूंड वालों को भी तसल्ली हो गई कि उनका शिकार भाग नहीं सकता, इसलिए उनकी पकड़ पहले जैसी मजबूत नहीं रही। फिर जैसे ही जग्गू ने महसूस किया कि सूंड वालों की पकड़ अच्छी खासी ढीली पड़ गई है, उसने अचानक तेजी से कलाबाजी खाई। उसका शरीर बिजली की तरह तड़पा और दूसरे ही पल वो सूंड वालों की पकड़ से निकलकर दूर जा गिरा। मगर कलाबाजी खाते हुए वो खंजर और जादुई छड़ी उठाना नहीं भूला था, क्योंकि उसका असली मकसद भी तो यही था। छड़ी हाथ में आते ही जग्गू सबकी नजरों से एक बार फिर ओझल हो गया। उसके गायब होते ही अजगर ने चौंक कर तेजी से कुछ पढ़ा और फिर अपना मुंह घुमाकर हर तरफ फूंक मार दी। अब जग्गू ये देखकर हैरान रह गया कि इसके चारों तरफ दीवारें थी। उस बड़े कमरे के तमाम दरवाजे और खिड़कियां वगैरह गायब हो गई थी। वो समझ गया कि अजगर ने उसे उस हाल में कैद कर दिया है और अब वो कमरे से बाहर नहीं जा सकता। अब तुम हवा में हाथ मारो और जैसे ही वो किसी से टकराए, उसे पकड़कर उससे वो जादुई छड़ी छीन लो। अजगर ने चीख कर अपने आदमियों को हुक्म दिया। अजगर का हुक्म मिलते ही तमाम सूंड वाले तेजी से कमरे में इधर उधर घूमने लगे। जग्गू को अपने आप को बचाना पड़ रहा था,
कमरे में लगभग 100 के करीब सूंड वाले मौजूद थे और वो किसी भी पल उनमें से किसी से भी टकरा सकता था। इसलिए वो भागकर एक कोने में खड़ा हो गया। फिर जैसे ही एक सूंड वाला उसके पास से गुजरा, उसने बड़ी फुर्ती से खंजर से उसकी सूंड काट डाली और दूसरे ही पल हटकर उस जगह से हट गया। तमाम सूंड वाले उस जगह इकट्ठे होने लगे जहां जग्गू ने एक सूंड वाले को घायल किया था। मगर दूसरे ही पल जग्गू ने दूसरी जगह एक और सूंड वाले को खत्म कर दिया। अब तो कमरे में अफरातफरी मच गई। जग्गू बड़ी फुर्ती और तेजी से खंजर चलाता और अपनी जगह से हट जाता था और देखते ही देखते उसने 50 के करीब सूंड वाले मार डाले। उधर अजगर का गुस्से के मारे बुरा हाल था। वो उस जादुई छड़ी की वजह से मजबूर था, वरना अब तक न जाने जग्गू का क्या हाल करता। अब तो सूंड वाले डर के मारे होश खो बैठे थे। फिर अचानक जग्गू एक सूंड वाले से बचने के बावजूद टकरा गया और दूसरे ही पल उस सूंड वाले ने बड़ी फुर्ती से उसे अपने घेरे में ले लिया। पकड़ लिया, पकड़ लिया, उस सूंड वाले ने चीख कर कहा। इससे पहले कि दूसरे सूंड वाले उसके पास पहुंचते, जग्गू ने पूरी ताकत से खंजर चलाकर उसे हिस्सों में काट डाला। जैसे ही सूंड वाले की पकड़ ढीली पड़ी, जग्गू उछलकर एक तरफ हट गया और जैसे ही वो हटा, उसके हाथ में पकड़ी हुई जादुई छड़ी एक सूंड वाले के शरीर से टकरा गई। जग्गू ये देखकर हैरान रह गया कि जैसे ही छड़ी उस सूंड वाले के शरीर से टकराई, वो सूंड वाला चीख मारकर दूर जा गिरा और दूसरे ही पल भाप बनकर हवा में उड़ गया। अब तो जग्गू निडर हो गया। उसने खंजर तो अपनी कमर में रखा और फिर वो छड़ी पकड़कर उसे तेजी से इधर उधर घुमाने लगा। पूरा कमरा सूंड वालों की चीखों से गूंज उठा। वो सब बारी बारी भाप बनकर उड़ते जा रहे थे। उनका अपना ही हथियार उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था और फिर कुछ ही मिनटों में जग्गू ने सबका सफाया कर दिया। अब कमरे में सिर्फ अजगर बाकी रह गया था, जो गुस्से के मारे कांप रहा था। अब तुम्हारी बारी है। तुमने मेरे लोगों पर जो जुल्म किए हैं, मैं उन सबका बदला तुमसे लूंगा। जग्गू ने गरजकर अजगर से कहा, इंसान, तुम मुझे सिर्फ धमकी दे सकते हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने ये कमरा बंद कर दिया है। अब तुम यहां से बाहर नहीं निकल सकते। मैं देखूंगा कि तुम कब तक भूखे प्यासे जिंदा रह सकते हो। अजगर ने उसे डांटते हुए कहा। अब जग्गू सोच में पड़ गया कि अब क्या होगा। वो जब से उस पहाड़ की गुफा में दाखिल हुआ था, उसने कुछ नहीं खाया पिया था और नींद से उसकी बुरी हालत थी। अब तक तो वो हंगामे की वजह से सब कुछ बर्दाश्त करता चला रहा था, मगर वो सोच रहा था कि कब तक बर्दाश्त कर सकेगा। जग्गू सोच रहा था कि किस तरह बुद्ध के चारों तरफ मौजूद जादुई घेरा खत्म हो और वो हीरा तोड़कर उस अजगर को खत्म कर दे, मगर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अचानक उसे ख्याल आया कि उसकी पत्नी जानम ने उसे ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए कहा था। ईश्वर सबसे ताकतवर है, वो चाहे तो अजगर का शैतानी जाल फौरन खत्म हो सकता है। चुनांचे उसने सच्चे दिल के साथ एक कोने में बैठकर जादुई छड़ी अपने कपड़ों में छुपाई और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। उस वक्त क्योंकि उसकी जान पर बनी हुई थी, इसलिए प्रार्थना उसके दिल से निकल रही थी। जग्गू प्रार्थना करता रहा। प्रार्थना के दौरान उसे नींद आ गई और उसी नींद में उसने देखा कि वो एक बागीचे में बैठा है और सफेद और हरे रंग के कपड़े पहने हुए एक बुजुर्ग, जिनके चेहरे से नूर टपक रहा था, उसके करीब आए। उन बुजुर्ग ने जग्गू से कहा, जग्गू, तुम एक चोर हो और चोरी करना ईश्वर के नजदीक बहुत बड़ा पाप है। ईश्वर ने तुम पर कृपा की और तुम्हें चोर से राजा बना दिया, मगर तुम फिर भी अपनी आदतों से बाहर नहीं आए और उल्टा तुमने इसे अपनी हुकूमत में राज कर दिया। इस तरह तुम गुनाहों में डूब गए। ईश्वर नेक आदमियों की प्रार्थना स्वीकार करता है, चोरों और गुनहगारों की नहीं। बुजुर्ग के लहजे में बहुत नाराजगी झलक रही थी। जग्गू बुजुर्ग की बात सुनकर बेहद शर्मिंदा हुआ। अब उसे अपने पाप का एहसास हुआ और फिर उसने बुजुर्ग के पैर पकड़ते हुए कहा, बाबा, मैं अपनी चोरी से तौबा करता हूं। भविष्य में नहीं मैं खुद चोरी करूंगा और नहीं
किसी दूसरे को ऐसा करने की अनुमति दूंगा। मेरी प्रार्थना स्वीकार की जाए। जग्गू काफी देर तक बुजुर्ग के पैर पकड़े गिड़गिड़ाता रहा और रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांगता रहा। फिर बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने अपने कदमों में पड़े हुए जग्गू को उठाकर सीने से लगाते हुए कहा, बेटे, तुम्हारी तौबा ईश्वर ने स्वीकार कर ली है। उम्मीद है कि तुम अपनी बची हुई जिंदगी में अपनी तौबा पर कायम रहोगे। अब तुम ऐसा करो कि उठकर अपना खंजर उठाओ और बुद्ध की तरफ बढ़ जाओ। जब तुम बुद्ध के करीब पहुंचो तो ईश्वर का नाम लेकर वार करते जाना। तुम अपने मकसद में सफल हो जाओगे। बुजुर्ग गायब हो गए और उसी पल जग्गू की आंख खुल गई। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वो तेजी से अपनी जगह से उठा और फिर बुद्ध की तरफ दौड़ने लगा। अजगर अभी तक बुद्ध के पास खड़ा गुस्से में कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अजगर, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारे देवता के पास जा रहा हूं। जग्गू ने अजगर से कहा, हाँ जाओ, जाओ और वही राख हो जाओ। अजगर ने खुशी से कहा, क्योंकि वो जानता था कि अब जग्गू मौत के मुंह में जा रहा है। मगर शायद वो नहीं जानता था कि उससे बड़ी भी एक शक्ति मौजूद है, जिसके कब्जे में दुनिया की हर चीज है। जग्गू ने बुद्ध के करीब पहुंचकर ईश्वर के नाम का लगातार जाप करना शुरू कर दिया और फिर वो बड़ी आसानी से बुद्ध के बिल्कुल करीब पहुंच गया। शैतानी घेरा उसका कुछ भी न बिगाड़ सका। अजगर अभी तक जग्गू के जलने का इंतजार कर रहा था कि जग्गू ने अपने कपड़ों में से खंजर निकाला और फिर उसने पूरी ताकत से बुद्ध के माथे पर जड़े हुए हीरे के कोने पर वार किया। जिस जगह उसने खंजर मारा वहां से बुद्ध का पत्थर उड़ गया था। उसने ईश्वर का नाम लेते हुए बार बार खंजर मारना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो वार करता गया, बुद्ध के माथे में छेद होते गए और उसके साथ ही अजगर जमीन पर तड़पने लगा। उसके मुंह से बेबस चीखें निकलने लगी, रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे मत मारो। मैं तुम्हें पूरी दुनिया की दौलत दूंगा। तुम्हें तमाम लोगों का बादशाह बना दूंगा। रुक जाओ। अजगर ने चीख कर प्रार्थना की, मगर जग्गू ने नहीं जाप रोका और नहीं खंजर चलाना। फिर उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी, जिसमें जानवरों की आवाजें भी शामिल थी। वो भी उसे रोकने की प्रार्थना कर रही थी, मगर जग्गू जानता था कि ये सब शैतानी जाल है। चुनाचे उसने कोई परवाह न की और फिर उसने एक भरपूर वार किया और 7 कोनों वाला हीरा कटकर जग्गू के हाथ में आ गया। जैसे ही हीरा बुद्ध के माथे से अलग हुआ, एक खौफनाक धमाका हुआ और चारों तरफ धुआं ही धुआं छा गया। जग्गू वही खुशी से खड़ा था। उसने देखा कि उसके हाथ में पकड़ी हुई जादुई छड़ी भी धमाके के साथ ही गायब हो गई। जब धुआं हटा तो जग्गू ये देखकर हैरान रह गया कि वो पहाड़ की उसी गुफा के मुंह पर खड़ा है और जानम उसके साथ खड़ी है। उनके कदमों में वो बूदा शैतानी सांप मरा पड़ा था। जग्गू के हाथ में हीरा मौजूद था। मुबारक हो जग्गू, तुम सफल हो गए। जानम ने प्यार से जग्गू से लिपटकर कहा, जानम, ये सब तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल है। अगर तुम मुझे ईश्वर से मदद मांगने की सलाह न देती तो मैं कभी इस शैतानी जाल को खत्म करने में सफल न होता और ईश्वर हम पर कृपा न करता। जग्गू ने उसे प्यार से अपने साथ लगाते हुए कहा, तो क्या तुमने प्रार्थना की थी? जानम ने हैरानी से पूछा। हाँ जानम, मैंने प्रार्थना की और चोरी करने से तौबा की। ईश्वर ने मेरी तौबा स्वीकार कर ली। अब मैं न कभी चोरी करूंगा और न ही किसी को करने दूंगा। जग्गू ने मुस्कुराते हुए कहा और जानम खुशी से उछल पड़ी। फिर वे दोनों पहाड़ से नीचे उतर आए। उन्होंने देखा कि सामने उसके शहर के लोग इकट्ठे थे। शायद काफी समय गुजर गया था। जब उन्होंने जग्गू और जानम को देखा तो वे हैरान हुए। उनका तो यही सोचना था कि उनका चोर बादशाह उस पहाड़ में जाकर दूसरे लोगों की तरह खत्म हो जाएगा। लेकिन जग्गू न सिर्फ जिंदा वापस आ गया था, बल्कि उसके साथ एक खूबसूरत लड़की भी थी। जब उन्होंने 7 कोनों वाला हीरा दिखाया तो वे और भी ज्यादा हैरान हो गए।
लेकिन जब जग्गू ने बताया कि उसने अब चोरी से तौबा कर ली है तो वे बेहद खुश हुए। जग्गू ने भी ऐलान कर दिया कि अब भविष्य में कोई व्यक्ति उसके राज्य में चोरी न करे, वरना वो कड़ी से कड़ी सजा देगा। लोग ये सुनकर और ज्यादा खुश हो गए और पूरे देश में जश्न मनाया गया। अब तुम बताओ जानम कि तुम्हारा घर कहाँ है, ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं। जग्गू ने जानम से पूछा, मेरा घर तो समंदर के बीच एक द्वीप पर है, मगर मैं अब घर जाकर क्या करूंगी, क्योंकि वहां तो राहु जादूगर का कब्जा है। उसने तो मेरे माता पिता को भी मार डाला है। जानम ने दुखी लहजे में कहा, यह राहु जादूगर कौन है और उसने तुम्हारे द्वीप पर क्यों कब्जा कर रखा है? जग्गू ने चौंक कर पूछा, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूं। हमारा द्वीप बहुत बड़ा और खूबसूरत है। मेरा पिता उस द्वीप का सरदार था। मैं और मेरा भाई उसकी संतान थे। वो हमसे बेहद प्यार करता था और द्वीप में रहने वाले लोग भी हमसे बहुत प्यार करते थे। फिर एक दिन दुनिया का सबसे जालिम और खतरनाक जादूगर राहु वहां से गुजरा। उसे ये द्वीप बहुत पसंद आया। उसने अपने जादू के जोर से उस पर कब्जा कर लिया। मेरा बाप, मैं और मेरा भाई सैर करने की वजह से एक और जगह पर गए हुए थे। हमें वही पता चला कि हमारे द्वीप पर राहु जादूगर का कब्जा हो गया है। हम बहुत परेशान हुए। वही एक बुजुर्ग ने हमें बताया कि अगर हम राहु जादूगर को खत्म करना चाहते हैं तो हमें पहले 7 कोनों वाला हीरा हासिल करना होगा। फिर उसे हासिल करने के बाद हमें रेगिस्तान में जाकर वहां के सरदार को यह हीरा देना होगा। फिर वो हमें एक फूल देगा। वो फूल एक जादुई मछली खाती है। वो मछली हमें समुद्र की गहराई में एक महल में ले जाएगी। उस महल के अंदर एक कमरे में लाल रंग का एक तोता बंद है। उस तोते में राहु जादूगर की जान है। जैसे ही उस तोते की गर्दन मरोड़ दी जाएगी, राहु जादूगर खत्म हो जाएगा और इस तरह हम अपने द्वीप को जादूगर के कब्जे से आजाद करा सकेंगे। चुनांचे में मेरा भाई और मेरा बाप अपने द्वीप को आजाद कराने के लिए ये हीरा हासिल करने आए थे, जहां उन सूंड वालों ने मेरे बाप और भाई को मार डाला और मुझे कैद कर लिया, जहां से अब तुमने मुझे आजाद करा लिया। लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूं? मैं अकेली तो कुछ भी नहीं कर सकती। जानम ने पूरी कहानी बताते हुए कहा, तुम चिंता न करो जानम, मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारे उस द्वीप को जादूगर के कब्जे से आजाद कर लूंगा, लेकिन एक शर्त पर। जग्गू ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन सी शर्त? जानम ने चौंक कर पूछा। तुम मुझसे शादी कर लो और मेरी रानी बन जाओ। जग्गू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ कैसे शादी कर सकती हूं? मुझे तो उस अजगर ने जबरदस्ती अपनी पत्नी बना रखा था। जानम ने सोच में डूबे लहजे में कहा, अरे क्या हुआ? अजगर तो मर चुका है और जबरदस्ती की शादी तो शादी नहीं होती। तुम अब आजाद हो, जिससे मर्जी आए शादी कर लो। जग्गू ने कहा। तो जानम का चेहरा खुशी से चमक उठा। अगर ये बात है तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। जानम ने शर्माते हुए कहा तो जग्गू खुशी से उछल पड़ा। चुनांचे उसने अपनी और जानम की शादी का ऐलान कर दिया। जनता शादी का ऐलान सुनते ही बहुत खुश हुई और फिर उन दोनों की शादी बेहद धूमधाम से हो गई। सारे देश में शादी का जश्न मनाया गया। जग्गू ने वो 7 कोनों वाला हीरा शादी के उपहार के रूप में जानम को दे दिया और जानम उस खूबसूरत तोहफे को पाकर बेहद खुश हुई। शादी का जश्न खत्म हो जाने के बाद जग्गू और जानम को साथ लेकर उसका द्वीप आजाद कराने की मुहिम पर निकल पड़ा। वे दोनों घोड़ों पर सवार थे और उनकी मंजिल वो रेगिस्तान था जो वहां से बहुत दूर था। उन दोनों ने यात्रियों जैसा लिबास पहन रखा था। वे दोनों मंजिलें तय करते हुए एक पहाड़ के नीचे बसे हुए शहर में पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि पूरे शहर के लोग बेहद परेशान नजर आ रहे थे। ऐसा लगता था जैसे उनके साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ हो। वे दोनों एक सराय में रुके और वहां एक कमरा ले लिया। अपना सामान उस कमरे में रखकर उन्होंने सराय के एक नौकर से पूछा कि इस शहर के लोग क्यों परेशान हैं। साहब, हमारे शहर में कोई ऐसा चोर आने लगा है जो रोजाना लोगों की कीमती चीजें चुरा कर ले जाता है
और पकड़ा भी नहीं जाता। इसलिए हर व्यक्ति बेहद परेशान है कि न जाने कब उसकी कीमती चीजें चोरी हो जाएं। सारी पुलिस उस चोर को पकड़ने की कोशिश करती रही है। राजा ने ऐलान कर रखा है कि जो कोई उस चोर को पकड़ लेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद आज तक कोई भी उस चोर को नहीं पकड़ सका। तमाम लोग अपनी कीमती चीजें बचाने के लिए सारी रात जागते और पहरा देते रहते हैं, लेकिन सुबह उनकी चीजें गायब हो जाती हैं। नौकर ने बताया। जग्गू समझ गया कि लोग क्यों परेशान हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें यहां ज्यादा देर तक ठहरना नहीं था, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खाना खाकर अपने कमरे में सो गए। जग्गू ने कमरे का दरवाजा और उसकी दोनों खिड़कियां अंदर से बंद कर दी थी। लेकिन जब वे सुबह उठे तो ये देखकर हैरान रह गए कि उनका सामान खुला पड़ा था, जैसे किसी ने उनके सामान की तलाशी ली हो, जबकि दरवाजा और दोनों खिड़कियां उसी तरह अंदर से बंद थी। अरे, मेरा 7 कोनों वाला हीरा! जानम अचानक चीख पड़ी। जग्गू भी डर गया। क्या कह रही हो जानम? हीरा कहाँ गया? मेरे सामान में रखा था। अब नहीं है, जानम ने रोते हुए कहा। अरे, इसमें रोने की क्या बात है? बस चोरी हो गया। जग्गू ने उसे तसल्ली दी, लेकिन जानम तो और ज्यादा जोर जोर से रोने लगी। हाय ईश्वर, क्या होगा? ईश्वर बर्बाद करे ऐसे चोर को। उसकी टांगे टूटें, अंधा हो जाए, उसके हाथ जल जाएं। जानम ने बद्दुआएं देनी शुरू कर दी। जग्गू के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। उसे याद आ रहा था कि जब वो चोरियां करता था तो चोरी का सामान देखकर खुश होता था कि कितना अच्छा माल हाथ लगा है, लेकिन जिनका माल चोरी होता होगा वे भी तो उसे इसी तरह बद्दुआएं देते होंगे। बस जानम, शांत हो जाओ। मैं ये 7 कोनों वाला हीरा वापस लेकर आऊंगा। जग्गू ने अपनी पत्नी को तसल्ली देते हुए कहा। कहां से लाओगे? कैसे लाओगे? काश हम इस शहर में आने के बजाय अगले शहर में जाकर ठहरते। ये तो चोरों का शहर है, जानम ने रोते हुए कहा। उसी समय दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई और जग्गू ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर सराय का मालिक खड़ा था। उसका चेहरा खुशी से खिला हुआ था। जनाब, आपकी आमद इस शहर में बेहद मुबारक साबित हुई। आज रात पूरे शहर में किसी की भी चोरी नहीं हुई। लेकिन आपकी पत्नी क्यों रो रही है? क्या उन्हें अपना घर याद आ रहा है? सराय के मालिक ने कहा। वो अपनी किस्मत को रो रही है क्योंकि आज चोर ने सारा शहर छोड़कर हमारे कमरे में चोरी की है। जग्गू ने चिढ़ते हुए कहा। सराय का मालिक हक्का बक्का रह गया। आप क्या कह रहे हैं? आपके कमरे में चोरी? सराय के मालिक का रंग उड़ गया क्योंकि वो तो अब तक ये सोचकर खुश हो रहा था कि आज रात पूरे शहर में चोरी नहीं हुई और लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। लेकिन यहां तो ये बताया जा रहा था कि उसकी सराय में चोरी हो गई है। हां, मैं सच कह रहा हूं। और इतनी बड़ी चीज चोरी हुई कि शायद अब तक तुम्हारे शहर में होने वाली सारी चोरियों को इकट्ठा कर लिया जाए, तब भी उसकी कीमत उतनी नहीं होगी। वो दुनिया का अनोखा हीरा था, 7 कोनों वाला हीरा। लेकिन मैं उस चोर को पकड़कर छोड़ूंगा। जग्गू ने कहा। 7 कोनों वाला हीरा? और वो इतना कीमती? मुझे इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को देनी होगी। राजा का हुक्म है कि हर चोरी की खबर उन्हें दी जाए। सराय के मालिक ने कहा और तेजी से वापस चला गया। खबर दी जाए। आज तक तो चोर को पकड़ा नहीं जा सका, अब क्या खबर दी जाए? जग्गू बड़बड़ाते हुए कहा और दरवाजा बंद करके अपनी पत्नी की तरफ मुड़ गया, जो सिर झुकाए बैठी आंसू पोंछ रही थी। अरे, अब चुप हो जाओ। तुम्हारे रोने से चोर तो नहीं पकड़ा जाएगा। जग्गू ने भारी आवाज में कहा। चोर कैसे पकड़ा जाएगा? और अगर हीरा न मिला तो हमारा द्वीप कैसे आजाद होगा? जानम ने सिसकते हुए कहा। तुम फिक्र न करो और खामोश रहो। मुझे सोचने दो कि जब हमारे दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थे तो फिर चोर इस कमरे में कैसे दाखिल हुआ? जग्गू ने कहा और उसके साथ ही उसकी नजर कमरे के एक बड़े रोशनदान पर पड़ गई।
उसने देखा कि रोशनदान खुला हुआ था, जबकि उसे याद था कि रात को जब वो सोने लगा था उसने देखा था कि रोशनदान बंद था। लेकिन रोशनदान भी इतना बड़ा नहीं था कि उसमें से कोई आदमी अंदर आ सके। लेकिन उसे याद आया कि एक बार वो एक ऐसे चोर से मिला था जो काफी चौड़े शरीर का मालिक था, लेकिन वो अपने शरीर को इस तरह सिकोड़ लेता था कि पतले से पतले सुराग से सांप की तरह निकल जाता था। शहर के सभी चोर उसे सांप चोर कहते थे। साथ ही जग्गू को यह भी याद आया कि एक बार जब उसने उससे पूछा था कि वो अपने चौड़े शरीर को छोटा कैसे कर लेता है, तो सांप चोर ने उसे बताया था कि वो अपने शरीर पर एक खास किस्म का तेल मलता है, जिसकी वजह से उसकी हड्डियां ऐसी हो जाती है जैसे रबड़ की बनी हो। क्योंकि वो सांप चोर उसका गहरा दोस्त बन गया था, इसलिए उसने न केवल वो तेल उसे दिखाया, बल्कि एक रात जग्गू उसके साथ चोरी करने भी गया था और उसने उस तेल का असर अपनी आंखों से देखा था। सांप चोर अपने कपड़े उतारकर और केवल एक लंगोटी बांधकर जब इस तेल को अपने शरीर पर मलता था, तो वो सचमुच एक छोटे से छेद से बिल्कुल सांप की तरह मकान के अंदर घुस जाता था। जग्गू ने महसूस किया था कि उस तेल में से एक अजीब सी गंध आ रही थी, ऐसी दुर्गंध जो किसी चीज के सड़ने से आती है। उसके दोस्त ने बताया था कि ये गंध 8 घंटों तक आती रहती है और चाहे कितना भी साबुन मलकर नहा लो या इत्र लगा लो, ये गंध खत्म नहीं होती। तभी जग्गू के दिमाग में चोर को पकड़ने की तरकीब आ गई और वह मुस्कुरा दिया। जानम ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा कि मेरा हीरा चोरी हो गया और तुम मुस्कुरा रहे हो। जग्गू ने कहा कि मैंने चोर को पकड़ने का तरीका सोच लिया है, अब देखना मैं चोर को कैसे पकड़ता हूं। आखिर मैं भी तो किसी जमाने में मशहूर चोर था। यह सुनकर जानम भी हंस पड़ी। उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। जग्गू ने दरवाजा खोला तो देखा कि सराय के मालिक के साथ एक सिपाही भी था। सराय के मालिक ने कहा कि राजा ने आप दोनों को तुरंत अपने महल में बुलाया है। जग्गू ने कहा कि ठीक है, हम तैयार होकर चलते हैं। उसने जानम से कपड़े बदलने को कहा और खुद भी तैयार होने लगा। थोड़ी देर बाद वे राजा के सिपाही के साथ एक रथ में बैठकर महल की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। राजा ने उनका स्वागत किया और उन्हें कुर्सियों पर बैठने के लिए कहा। राजा ने कहा कि हमें बहुत दुख है कि हमारे शहर में आए मेहमानों की चोरी हो गई है। सराय के मालिक ने हमें बताया है कि आपका 7 कोनों वाला हीरा चोरी हो गया है। क्या वाकई ऐसा हुआ है? जग्गू ने कहा कि हां, सराय के मालिक ने आपको सही बताया है। राजा ने कहा कि हमने सुना है कि ऐसा हीरा बहुत अनोखा होता है और जिसके पास ये हो उसे 7 राज्यों की शक्ति मिल जाती है, जबकि तुम तो हमें साधारण यात्री लगते हो। जग्गू ने जवाब दिया कि हम साधारण यात्रियों के वेश में इसलिए सफर कर रहे हैं ताकि रास्ते में डाकुओं से बच सकें, वरना मेरा नाम जग्गू राजा है और मैं बागान देश का राजा हूं। यह सुनकर राजा और दरबारी चौंक पड़े। राजा ने हैरानी से पूछा कि क्या तुम वाकई राजा हो? जग्गू ने जवाब दिया कि हां, मैं सच कह रहा हूं और ये मेरी रानी जानम है। हम एक जरूरी काम से नुकसान देश जा रहे थे। राजा ने कहा कि लेकिन हमने सुना था कि बागान का राजा खुद चोर है और उसे चोर राजा कहा जाता है। जग्गू ने कहा कि आपने सही सुना है, मैं ही वो चोर राजा हूं। लेकिन अब मैंने चोरी से तौबा कर ली है और अपनी जनता को भी चोरी करने से मना कर दिया है। यह सुनकर राजा उठकर खड़ा हो गया और जग्गू को गले लगा लिया। राजा ने कहा कि एक तो आप राजा हैं और दूसरे आपने चोरी छोड़कर अच्छाई का रास्ता अपनाया है, इसलिए आप हमारे लिए बहुत आदरणीय हैं। सभी दरबारियों ने भी जग्गू को प्रणाम किया। राजा ने जग्गू को अपने पास सिंहासन पर बैठाया और कहा कि यह बड़े ताज्जुब की बात है कि आप खुद चोर थे, लेकिन आपके यहां चोरी हो गई। जग्गू ने कहा कि जब मैं इस शहर में पहुंचा तो मैंने देखा कि हर कोई परेशान है। सराय के मालिक ने बताया कि यहां कोई ऐसा चोर है जो पकड़ा नहीं जा रहा। मैंने सोचा था कि आज रात आराम कर लूं और सुबह आपसे मिलकर उस चोर को पकड़ने में मदद करूं, लेकिन उस चोर ने रात में मेरे यहां ही चोरी कर ली, इसलिए अब उसका पकड़ा जाना
और भी जरूरी हो गया है। राजा ने कहा कि आपकी तो आज चोरी हुई है, हम तो बहुत समय से परेशान हैं। जग्गू ने पूछा कि आपके आदमियों ने कुछ तो पता लगाया होगा, जैसे पैरों के निशान या चोरी करने का तरीका। राजा ने कहा कि बस इतना पता है कि दरवाजे और खिड़कियां बंद होते हैं, केवल रोशनदान या पानी निकलने वाली नली का छोटा सा छेद खुला होता है। लेकिन वहां से कोई सांप तो गुजर सकता है, इंसान नहीं। हमारे शहर में कोई इतना दुबला पतला आदमी नहीं है जो वहां से निकल सके। हम तो सोच रहे हैं कि ये कोई भूत प्रेत या जादूगर का काम है। जग्गू ने कहा कि राजा साहब, आप चिंता न करें, क्योंकि मैं खुद चोर रहा हूं, इसलिए मैं चोर को देखकर बता सकता हूं कि कौन चोर है। आप शहर के सभी लोगों को एक मैदान में इकट्ठा होने का हुक्म दे, कोई भी पीछे न रहे, फिर देखिए मैं चोर को कैसे पकड़ता हूं। यह सुनकर सबके चेहरे चमक उठे। राजा ने अपने मंत्री को हुक्म दिया कि शहर के हर आदमी, औरत और बच्चे को मैदान में कतार बनाकर खड़े होने का ऐलान कर दिया जाए। राजा जग्गू और उसकी पत्नी को लेकर महल आ गया। राजा की पत्नी भी जानम से मिली। लगभग 2 घंटे बाद मंत्री ने खबर दी कि पूरा शहर मैदान में इकट्ठा हो गया है। राजा और जग्गू रथ में बैठकर मैदान पहुंचे। जग्गू रथ से नीचे उतरा और कतारों के बीच घूमना शुरू किया। वो हर इंसान के पास रुकता और उन्हें सूंघता। 4 घंटे बीत गए, लेकिन उसे किसी के शरीर से वो दुर्गंध नहीं आई जो सांप चोर के तेल से आती थी। वो बहुत परेशान हुआ। उसने राजा से पूछा कि क्या कोई बाकी रह गया है। राजा ने कहा कि पूरा शहर यहां मौजूद है। जग्गू ने अचानक पूछा कि सेना कहां है। राजा ने हैरानी से पूछा कि सेना का चोर से क्या लेना देना। जग्गू ने कहा कि आप सेना को भी कतार में खड़ा होने का हुक्म दे और अपने दरबारियों को भी। जग्गू रथ पर बैठकर आराम करने लगा। जानम ने उसके कान में कहा कि मुझे मेरा हीरा हर हाल में चाहिए। जग्गू ने कहा कि चिंता मत करो, वो चोर मेरी नजरों से बच नहीं सकता। जब पूरी सेना और दरबारी कतार में खड़े हो गए तो जग्गू फिर से उन्हें सूंघने लगा। अचानक एक चौड़े चकले सिपाही के पास से गुजरते हुए वो रुक गया। उसकी नाक में वही दुर्गंध आई थी। वो वापस मुड़ा और उस सिपाही को गौर से देखने लगा। वो सिपाही बड़े सुकून से खड़ा था। जग्गू ने उसके और पास जाकर सूंघा। उसे पक्का यकीन हो गया। जग्गू ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। सिपाही ने जवाब दिया कि मेरा नाम बाबू है। जग्गू ने उसे अपने साथ राजा के पास आने को कहा। राजा ने हैरानी से पूछा कि आप इस सिपाही को साथ क्यों लाए हैं। जग्गू ने कहा कि राजा साहब, यही आपका वो चोर है जो पकड़ा नहीं जा रहा था, क्योंकि ये खुद पहरा देने वालों में शामिल था। सिपाही ने फौरन कहा कि मैं तो निर्दोष हूं। राजा ने कहा कि जग्गू साहब, ये सिपाही तो इतना चौड़ा चकला है, चोर को तो दुबला पतला होना चाहिए। जग्गू ने कहा कि ये सांप चोर है राजा साहब। चोरों की भी कई किस्में होती हैं। ये इस बात का फायदा उठा रहा था कि इसका शरीर चौड़ा है, इसलिए किसी को इस पर शक नहीं होगा। राजा ने सिपाही से फिर पूछा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। जग्गू ने राजा से कहा कि आप मेरे साथ इसके घर चलें, मैं हीरा और बाकी सामान ढूंढकर देता हूं। जब वे उसके घर पहुंचे तो पहले सिपाहियों ने तलाशी ली पर कुछ नहीं मिला। जग्गू खामोश खड़ा था। राजा ने कहा कि यहां तो कुछ नहीं है। जग्गू ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस कमरे का फर्श खोदिए जहां पलंग रखा है। राजा के हुक्म पर फर्श खोदा गया तो नीचे एक बड़ा तहखाना मिला, जिसमें चोरी का सारा सामान और वो हीरा भी मिल गया। पूरा शहर खुशी से नाचने लगा। राजा के पूछने पर जग्गू ने बताया कि उसने उस खास तेल की दुर्गंध से चोर को पहचाना। सिपाही ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और राजा के हुक्म पर उसे सजा दी गई। जानम बहुत खुश थी। कुछ दिन मेहमान रहने के बाद जग्गू और जानम आगे के सफर पर रवाना हुए। सफर करते हुए वे एक दूर के शहर पहुंचे जो जंगल के बीच था और उसका नाम सरसर था। वहां उन्होंने देखा कि शहर के सभी आदमी काले कपड़े पहने हुए थे और बहुत दुखी थे। जग्गू ने एक सराय में नौकर से इसका कारण पूछा।
नौकर ने बताया कि राजा का बेटा बीमार है और हकीमों ने कहा है कि जब तक जंगल का एक खास गुलाब का फूल उसे न सूंघाया जाए वो ठीक नहीं होगा। लेकिन वो फूल पूरे जंगल में कहीं नहीं मिला। जग्गू ने पूछा कि क्या तुम मुझे शाही ज्योतिषी से मिलवा सकते हो? जग्गू उस ज्योतिषी के पास पहुंचा और पूछा कि आपने कैसे कहा कि फूल जंगल में मिलेगा, जबकि वो तो बगीचों में होता है। ज्योतिषी ने कहा कि मेरी गणना के अनुसार वो जंगल में ही है। जग्गू ने पूछा कि क्या यहां कोई ऐसी जगह है जहां पेड़ों का घना झुंड हो? सराय के मालिक ने बताया कि एक जगह है, लेकिन वहां कोई जा नहीं सकता, क्योंकि वहां राजा के चाचा की एक पुरानी हवेली है। वो बहुत क्रूर आदमी है। उसने पूरी हवेली में सशस्त्र पहरा बिठा रखा है। अगर कोई पक्षी भी वहां जाए तो सिपाही उसे मार गिराते हैं। जग्गू समझ गया कि वो फूल वही है। उसने कहा कि उस फूल को वहां से चोरी करना होगा। सराय के मालिक ने कहा कि यह असंभव है। जग्गू ने हवेली का मुआयना किया और रात को वेश बदलकर वहां पहुंचा। वहां बहुत सख्त पहरा था। जग्गू ने देखा कि एक पुराना पेड़ है जिसकी टहनियां हवेली की दीवार के ऊपर से अंदर तक जा रही है। वो सावधानी से पेड़ पर चढ़ा और सिपाही की नजर बचाकर हवेली के अंदर कूद गया। अंदर बहुत सन्नाटा था। उसने पेड़ों के झुंड में वो खूबसूरत फूल देखा और उसे तोड़ लिया। वापस जाते समय भी उसने बड़ी चतुराई दिखाई। जब सिपाही की पीठ दीवार की तरफ थी, वो फुर्ती से दीवार पर चढ़ा और पेड़ के जरिए बाहर निकल आया। वो बहुत बड़ा चोर रहा था, इसलिए उसे पता था कि हवा के रुख और आहट का ध्यान कैसे रखना है। वो चुपचाप अपनी सराय लौट आया। अगले दिन जग्गू और जानम महल पहुंचे। जग्गू ने दरबान से कहा कि बागान का चोर राजा आपसे मिलना चाहता है और वह राजकुमार के लिए वो फूल भी लाया है। राजा दौड़ता हुआ बाहर आया। जग्गू ने उसे फूल दिया। हकीमों ने उस फूल से दवा बनाई और जैसे ही राजकुमार को दी गई, वो बिल्कुल ठीक हो गया। पूरे शहर में जश्न मनाया गया। राजा ने जग्गू से पूछा कि क्या वह सच में राजा है? जग्गू ने हंसते हुए बताया कि हां, और ये फूल मैंने आपके चाचा की हवेली से चोरी किया है। राजा हैरान था, लेकिन उसने कहा कि ये चोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी नेकी है। कुछ दिन वहां रुकने के बाद वे फिर नुकसान देश की तरफ बढ़े। रास्ते में वे एक और शहर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक मकान के पास भीड़ लगी है। जग्गू ने पूछा तो पता चला कि वहां एक बूढ़ी औरत और उसकी खूबसूरत बेटी कुलसुम रहती है। 2 दिन पहले एक जादूगरनी ने कुलसुम को देखा और उसके बाल जादू से गायब कर दिए। कुलसुम सदमे में बीमार हो गई है और मरने वाली है। जानम को उस पर दया आई और वो अंदर गई। वहां कुलसुम रो रही थी। जानम ने उसे ढांढस बंधाया कि वो उसके बाल वापस ले आएगी। कुलसुम ने बताया कि जादूगरनी शहर से बाहर एक अंधे कुएं में रहती है। उस कुएं की रक्षा जादू के 2 पुतले करते हैं जिनके हाथों में तलवारें हैं। जादूगरनी ने कुएं की गहराई में एक मोती रखा है जो लगातार रोशनी देता है। एक जादुई धागा उसकी रक्षा करता है। अगर उस मोती को इस तरह निकाल लिया जाए कि जादूगरनी को पता न चले तो उसका जादू खत्म हो जाएगा और वह मर जाएगी। फिर उस मोती को कुलसुम के सिर पर रखते ही उसके बाल वापस आ जाएंगे। जग्गू ने यह सुना तो वो सोच में पड़ गया कि उस मोती को वहां से कैसे निकाला जाए। मुझसे उस बेचारी कुलसुम की हालत देखी नहीं जाती। वैसे भी मुझे बताया गया कि जादूगरनी बहुत निर्दयी है, इसलिए जादूगरनी का अंत करना चाहिए। कुछ सोचो, जानम ने जोर देते हुए कहा। जग्गू ने मुंह बनाते हुए कहा कि अब एक ही रास्ता है, उस मोती को उसकी जगह से चुराया जाए। चुराया जाए? क्या मतलब? जानम ने चौंक कर पूछा। जिस तरह चोर रात को माल उड़ाते हैं और किसी को पता नहीं चलता, उसी तरह मोती को भी चुराया जा सकता है। जग्गू ने कहा तो जानम ने कहा कि फिर चुराओ। जग्गू बोला कि एक तो ये चोरी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। पहले मैं अपने लिए चोरियां करता था, अब दूसरों के लिए चोरियां करनी पड़ती है। जग्गू ने ये बात कही तो जानम हंस पड़ी। चोर राजा, जानम ने हंसते हुए कहा, और जग्गू भी हंस पड़ा। अब तो मैं चोरों का राजा लगता हूं।
बड़ी बड़ी चोरियां करने वाला। ठीक है, उस लड़की के स्वास्थ्य के लिए और अनजाने में उस जादूगरनी के अंत के लिए मुझे चोरी भी करनी पड़ेगी। जग्गू ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा और फिर जानम के साथ सराय में आ गया। यहां पर उसने कपड़े बदले और फिर जानम को वहीं छोड़कर वो कुएं की गहराई से वो मोती चुराने के लिए निकल पड़ा, जो दिखने में असंभव लगता था। लोगों से पूछने पर वो उस जगह पहुंच गया जहां वो अंधा कुआं मौजूद था। ये शहर से काफी दूरी पर बिल्कुल सुनसान जगह थी, जहां वैसे भी कोई आदमी नहीं जाता था। और जब से कुलसुम के बाल गायब होने की घटना हुई थी, शहर का हर आदमी डर गया था। इसलिए किसी के वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सराय से निकलने से पहले जग्गू ने बाजार से रस्सी की एक खास तरह की फंदा बनाने वाली डोरी बनाई थी, और उस समय वो डोरी उसकी कमर से बंधी हुई थी। जग्गू ने सावधानी से देखा कि कुएं के पास वाकई दो इंसानी पुतले हाथों में पतली और लंबी तलवारें उठाए खड़े थे। जैसे ही जग्गू आगे बढ़ा, उन दोनों पुतलों का रुख अपने आप उसकी तरफ हो गया और उन्होंने हवा में धीरे धीरे तलवारें चलाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उस कुएं के अंदर से ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी जैसे कोई शेर दहाड़ रहा हो। जग्गू काफी देर तक वहां खड़ा सोचता रहा कि आखिर वो मोती को किस तरह कुएं के अंदर से निकाले और कुएं के अंदर मौजूद रक्षक को भी पता न चल सके। ये दिखने में वाकई असंभव था, लेकिन जग्गू जानता था कि चोरों को ऐसे ही असंभव काम करने पड़ते हैं। वो खड़ा सोचता रहा, फिर आखिरकार एक तरकीब उसकी समझ में आ गई। वो तेजी से वापस मुड़ा और सीधा शहर के बाजार में पहुंचा। उसने बाजार में एक ऐसी दुकान देखी थी जहां तरह तरह के जानवर बेचे जा रहे थे। पानी की बड़ी बड़ी मछलियां भी थी और दूसरे पक्षी और जानवर भी। तोते, मैना, चिड़िया, बंदर और नेवले भी थे। जग्गू को एक बड़ा नेवला पसंद आ गया। उसे उसी की तलाश थी। उसने दुकानदार को नेवले की कीमत दी। उसने नेवले को रस्सी से पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन नेवला शायद किसी घर का पालतू था। वो तुरंत छलांग लगाकर उसके शरीर पर चढ़ा और देखते ही देखते उसके कंधे पर बैठ गया। उसकी नजरें जग्गू पर टिकी थी और वो बहुत प्यार भरी नजरों से उसे देख रहा था। जग्गू को उस पर प्यार आ गया। उसने उसके छोटे से सिर पर प्यार से हाथ फेरा और दुकान से बाहर निकल आया। ये नेवला आम नेवलों से ज्यादा शक्तिशाली और सुंदर था और इसका रंग भी अलग था। दुकान से बाहर आकर वो तेज कदमों से वापस कुएं की तरफ बढ़ने लगा। नेवला उसी तरह उसके कंधे पर बैठा हुआ था। अगर तुम मेरा काम कर दो तो आज से तुम मेरे पक्के दोस्त होगे। बोलो, काम करोगे? जग्गू ने नेवले के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। नेवले ने इस तरह सिर हिलाया जैसे वो जग्गू की बात अच्छी तरह समझता हो, और फिर उसने अपनी खास आवाज में चहकना शुरू कर दिया जैसे कह रहा हो कि वो काम करने के लिए तैयार है। बहुत खूब, तुम तो बहुत समझदार निकले। चलो ठीक है, आज से तुम्हारा नाम मैं शामू रखता हूं और तुम मेरे दोस्त हो। जग्गू ने प्यार से कहा तो नेवले ने भी खुशी में सिर हिला दिया और एक बार फिर चहकना शुरू कर दिया। जग्गू ने कहा कि शामू, हमें कुलसुम के बाल वापस लाने हैं और उस निर्दयी जादूगरनी का खात्मा करना है। ये जादू के पुतले इंसानों को कुएं में उतरने से रोकने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए अगर मैं उतरूंगा तो ये मुझ पर वार करेंगे, लेकिन ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। और ये बात भी सब जानते हैं कि सांप और रक्षक तुम जैसे नेवलों से बहुत डरते हैं। इसलिए तुम चुपचाप कुएं में उतर जाओ। तुम्हें देखते ही रक्षक का हौसला टूट जाएगा। बस तुम्हें करना यह है कि तुरंत वो सफेद मोती अपने मुंह में दबा लेना है। मैं तुम्हारी कमर में रस्सी बांध देता हूं। मोती की वजह से कुएं में रोशनी दिख रही है, लेकिन जैसे ही तुम मोती को मुंह में दबाओगे, ये रोशनी गायब हो जाएगी और मैं समझ जाऊंगा और तुरंत रस्सी खींचना शुरू कर दूंगा। इस तरह तुम मोती के साथ कुएं से बाहर आ जाओगे। इससे न तो जादुई पुतलों को पता चलेगा और न ही रक्षक को। बोलो, तुम तैयार हो?
जग्गू ने उसे पूरी बात समझाई, क्योंकि जग्गू का मानना था कि जानवर इंसानी बातें अच्छी तरह समझते हैं, बस बोल नहीं सकते। शामू नेवले ने भी वैसे ही सिर हिला दिया जैसे वो जग्गू की बात समझ गया हो और ये काम करने के लिए तैयार हो। देखना, सावधानी से काम करना, तुम चोर राजा के दोस्त हो, पूरी कुशलता से काम करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जग्गू ने शामू को समझाते हुए कहा। और शामू नेवले ने भी उसी तरह सिर हिलाया जैसे वो वादा कर रहा हो कि पूरी सावधानी से काम करेगा। जग्गू ने मुआयना कर कमर से रस्सी उतारी और उसका एक सिरा नेवले की कमर में बांधा और फिर उसे एक तरफ जाने का इशारा किया। नेवला ऊंची घास में तेजी से दौड़ता हुआ कुएं की तरफ बढ़ा। रस्सी जग्गू के हाथ से खिसकती जा रही थी, लेकिन जग्गू को पता था कि रस्सी बहुत बड़ी थी। दोनों पुतले जग्गू की तरफ तलवारें ताने तैयार खड़े थे, लेकिन जग्गू आगे नहीं बढ़ा तो पुतले भी अपनी जगह रुके रहे। जग्गू पुतलों के करीब से गुजरता हुआ आगे बढ़ गया और जादू के पुतलों ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि जानवर तो इधर उधर घूमते रहते हैं। ये पुतले तो इंसानों को कुएं में उतरने से रोकने के लिए बनाए गए थे। अब जादूगरनी को यह ख्याल ही नहीं था कि जग्गू इस तरह किसी जानवर से काम लेकर उसे हरा सकता है। कुएं में हल्की रोशनी हो रही थी और अंदर से अब शेर जैसी दहाड़ सुनाई दे रही थी। नेवला तेजी से कुएं की पुरानी दीवार पर चिपकता हुआ नीचे उतरता चला गया। रस्सी का खिंचाव बंद हो गया और जग्गू समझ गया कि नेवला नीचे पहुंच गया है। उसी पल उसे कुएं की गहराई से सांप की तेज फुफकार और नेवले की आवाज सुनाई दी और फिर कुएं के अंदर की रोशनी खत्म हो गई। जग्गू ने तुरंत फुर्ती से रस्सी को खींचना शुरू कर दिया। उसके हाथ बहुत तेजी से चल रहे थे, लेकिन रस्सी खींचने से भी ज्यादा तेजी से ढीली होती जा रही थी। इसका मतलब यह था कि नेवला रस्सी खींचने से भी ज्यादा तेजी के साथ दीवार पर चढ़कर ऊपर आ रहा था। जग्गू मुसलसल रस्सी खींचता गया और फिर थोड़ी देर बाद उसने घास में हलचल देखी। अभी वह रस्सी खींच ही रहा था कि उसने नेवले को भागकर अपने पास आते देखा। ले आए हो मोती? लाओ मुझे दो। शामू ने मुंह में दबाया हुआ मोती नीचे गिरा दिया। जग्गू ने जैसे ही मोती उठाया, अचानक धमाके होने लगे और हर तरफ धुआं ही धुआं छा गया। इसके साथ ही किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। मेरा नाम जादूगरनी था, मुझे इस मोती ने मार डाला। एक रोती हुई आवाज सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। कुछ पल बाद जब धुआं हटा तो जग्गू ने देखा कि वे जादुई पुतले गायब हो चुके थे और वहां एक बूढ़ी औरत की जली हुई लाश पड़ी थी। उसका चेहरा बहुत डरावना था। जग्गू समझ गया कि यही वो निर्दयी जादूगरनी थी। उसने नेवले को शाबाशी दी, उसे कंधे पर बिठाया और दौड़ता हुआ सराय की तरफ चल दिया। रस्सी उसने दौड़ते दौड़ते इकट्ठी की और नेवले की कमर से खोलकर वापस अपनी कमर पर बांध ली। मोती जेब में डाला और सराय पहुंच गया। जानम ने नेवले को देखा तो बहुत खुश हुई। यह हमारा दोस्त है और इसका नाम शामू है, जग्गू ने मुस्कुराते हुए कहा। जानम ने प्यार से उसकी कमर पर हाथ रखा। वो इतना सुंदर दोस्त पाकर बहुत खुश थी। जग्गू ने कहा कि देखो ये मोती, अब जादूगरनी खत्म हो चुकी है। जग्गू ने मोती निकालकर जानम को दिया तो वो खुशी से उछल पड़ी। बहुत खूब, इसका मतलब है कि तुम एक बार फिर उसे चुराने में सफल रहे। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि तुम दुनिया के सबसे बड़े चोर हो, जानम ने हंसते हुए कहा और जग्गू भी हंस पड़ा। इसीलिए तो चोर राजा कहलाता हूं, जग्गू ने कहा और जानम फिर हंस पड़ी। फिर वे रथ में बैठकर कुलसुम के घर गए और जैसे ही कुलसुम के सिर पर मोती छुआया गया, उसके बाल पहले जैसे हो गए और मोती गायब हो गया। कुलसुम खुशी के मारे जानम से लिपट गई और उसकी मां ने भी जग्गू और जानम का बहुत धन्यवाद किया और दुआएं दी। शहर के लोगों को जब पता चला कि कुलसुम ठीक हो गई और जादूगरनी भी मर गई, तो पूरे शहर में जश्न मनाया जाने लगा। जब वहां के राजा को पता चला तो उसने जग्गू और जानम को महल में आमंत्रित किया
और जब राजा को पता चला कि जग्गू बागान देश का राजा है तो वो और भी खुश हुआ। राजा का इकलौता बेटा जग्गू से मिला और उसने कहा कि वो कुलसुम से शादी करना चाहता है, लेकिन राजा नहीं मान रहा। जग्गू की सिफारिश पर राजा मान गया और कुलसुम राजा की बहू बन गई। शहजादे की शादी का कई दिनों तक जश्न चला। जग्गू और जानम भी उसमें शामिल रहे और फिर अनुमति लेकर नुकसान देश की तरफ रवाना हुए। इस बार शामू नेवला भी उनके साथ था। मंजिलें तय करते और छोटे बड़े शहरों में ठहरते हुए आखिरकार वे नुकसान देश की सीमा में दाखिल हुए। ये एक बड़ा देश था, लेकिन यहां के लोग भी बहुत परेशान थे। जग्गू ने सराय के मालिक से पूछा कि यहां के लोग क्यों परेशान हैं? मालिक ने बताया कि एक अजीब मुसीबत आई हुई है। रात होते ही न जाने कहां से लाखों सांप शहर में घुस आते हैं और लोगों को काट लेते हैं। राजा ने सांपों को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे मरते ही नहीं। न जाने कौन से जादुई सांप है। जग्गू ने पूछा कि क्या किसी विद्वान से पूछा? मालिक ने कहा कि एक बुजुर्ग ने बताया है कि ये सांप रेगिस्तानी घाटी से आते हैं। इनका एक ही इलाज है कि कहीं से 7 कोनों वाला हीरा लाया जाए और उसे शहर के बीच रख दिया जाए, तो सांपों का राजा हीरा लेकर वापस चला जाएगा और फिर कभी नहीं लौटेंगे। वो हीरा जानम के पास ही था। जग्गू ने उसे समझाया कि लोगों की जान बचाने के लिए ये हीरा देना होगा। जानम परेशान थी, लेकिन जग्गू ने कहा कि ईश्वर कोई न कोई रास्ता निकाल देगा। फिलहाल लोगों की जान बचानी है। जानम हीरा देने के लिए तैयार हो गई। जग्गू ने सराय के मालिक को हीरा दिखाया और घोषणा की कि वो लोगों की जान बचाने के लिए हीरा देने को तैयार है। पूरे शहर में चर्चा हो गई। शाम होते ही जग्गू ने वो हीरा एक ऊंचे चबूतरे पर रख दिया। रात को लाखों सांप आए। उनकी आवाज से शहर गूंज उठा, लेकिन वे वापस चले गए और किसी को नहीं काटा। सुबह जब जग्गू वहां गया तो हीरा नहीं था, लेकिन वहां एक सफेद रंग का फूल पड़ा था। जग्गू ने वो फूल उठा लिया। शहर में जश्न मनाया गया और लोगों ने जग्गू का जुलूस निकाला। राजा ने उनकी दावत की। जानम भी खुश थी, क्योंकि उसे वो सफेद फूल मिल गया था, जिसे हासिल करने के लिए वे अजूबों की घाटी जा रहे थे। अब उन्हें ये फूल काले समुद्र की मछली को खिलाना था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि काला समुद्र कहाँ है। जग्गू ने लोगों से पूछा। एक बूढ़े ने बताया कि शहर के पास एक पहाड़ के अंदर रहने वाला बुजुर्ग इसके बारे में जानता है। जग्गू उस पहाड़ पर पहुंचा और गुफा में एक बुजुर्ग को इबादत करते पाया। जग्गू ने उन्हें प्रणाम किया। बुजुर्ग ने कहा कि चोर राजा, मुझे पता है तुम अपनी पत्नी जानम का हीरा छुड़ाना चाहते हो, लेकिन वो मछली मर चुकी है। जग्गू परेशान हुआ तो बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारी नेकियां देखकर मैं मदद करूंगा। तुम कोकाफ पर्वत जाओ। वहां एक झील के किनारे बीगाम नाम का बौना रहता है, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। जग्गू और जानम घोड़ों पर सवार होकर कोकाफ की तरफ चल पड़े। शामू नेवला भी साथ था। सफर करते हुए वे आखिरी शहर पहुंचे। रास्ता बहुत खतरनाक था। लोगों ने मना किया कि वहां डाकू है, लेकिन जग्गू नहीं रुका। एक रात वे पहाड़ की गुफा में सोए। नेवला बाहर था। आधी रात को नेवले की आवाज से जग्गू की आंख खुली। उसने देखा कि जानम गायब थी और घोड़े भी नहीं थे। जग्गू बहुत परेशान हुआ। नेवला एक तरफ भागा। जग्गू पीछे गया, लेकिन अंधेरे की वजह से रुकना पड़ा। सुबह जग्गू सामान उठाकर आगे बढ़ा। उसे एक मकान मिला और एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। जग्गू ने उसे सब बताया। बूढ़े ने कहा कि तुम्हारी पत्नी को काला देव ले गया है। वो इंसानों का मांस खाता है और घोड़े अपने शेरों को खिलाने के लिए ले गया है। जग्गू ने पूछा कि वो कहाँ रहता है। बूढ़े ने कहा कि वो पहाड़ों में रहता है, लेकिन वो तुम्हें मार डालेगा। एक तरीका है, अगर तुम काला नाग पकड़ लाओ तो वह तुम्हारी पत्नी को छोड़ देगा, क्योंकि वह नाग से डरता है। नाग सामने वाले पहाड़ की चोटी पर रहता है। जग्गू नेवले के साथ उस पहाड़ पर चढ़ा। यह बहुत कठिन चढ़ाई थी। चोटी पर पहुंचकर उसने एक गुफा देखी।
शामू नेवला चट्टान पर बैठा गुफा की तरफ देख रहा था। अचानक नाग की फुफकार सुनाई दी और एक विशाल काला नाग बाहर आया। नेवले ने नाग पर हमला किया। नाग ने उसे झटका देकर दूर फेंक दिया। जग्गू अपनी कुल्हाड़ी लेकर नाग पर टूट पड़ा। नाग ने खुद को बचाया और जग्गू के शरीर से लिपट गया। जग्गू को लगा जैसे चट्टानें उसे भींच रही है। नेवले ने फिर हमला किया। जग्गू ने नाग के सिर पर वार किया। कुल्हाड़ी नाग के सिर में धंस गई। नाग तड़पने लगा और उसने जग्गू को ऐसा झटका दिया कि जग्गू पहाड़ों से नीचे गहराई में गिर गया। उसका सामान चट्टान में अटक गया और वो लटकता रह गया। उसने मजबूती से चट्टान पकड़ी और वापस ऊपर चढ़ने में सफल हो गया। उधर नेवले और सांप के बीच अभी भी लड़ाई जारी थी। काला नाग वाकई बहुत ताकतवर था। जग्गू की कुल्हाड़ी का फल उसके सिर में धंसा हुआ था, लेकिन वो अपने शरीर की ताकत से उस कुल्हाड़ी को चट्टान की दरार से निकाल लेना चाहता था। अगर नेवला उस पर लगातार हमले जारी न रखता तो वो नाग अपने मकसद में कामयाब हो जाता, और अगर वो कुल्हाड़ी अपने सिर से निकाल लेता तो वो वापस गुफा में घुस जाता। फिर जग्गू के लिए उसे खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन शामू नेवला उस पर लगातार हमले किए जा रहा था और नाग को मौका नहीं दे रहा था कि वो खुद को आजाद करा सके। इतनी देर में जग्गू वापस चोटी पर पहुंच गया। उसने अपने दोनों हाथों में एक बड़ी चट्टान उठाई और पूरी ताकत से सांप के सिर पर दे मारी। सांप ने अपनी पूंछ के वार से जग्गू को मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो सफल न हो सका। जग्गू ने भारी चट्टान उसके कुल्हाड़ी लगे हुए सिर पर इस तरह मारी कि सांप का सिर दो चट्टानों के बीच बुरी तरह कुचला गया और उसके साथ ही वो भयानक नाग मर गया। बहुत खूब शामू, तुमने आज दोस्ती का हक अदा कर दिया। अगर तुम हमले जारी न रखते तो इसे मारना बहुत मुश्किल था। जग्गू ने नेवले को शाबाशी देते हुए कहा। फिर उसने कुल्हाड़ी को चट्टान से निकाला और उस मरे हुए भयानक नाग को घसीटते हुए वापस बूढ़े के मकान की तरफ चल दिया। शामू नेवला भी उसके साथ था। थोड़ी देर बाद वे दोनों एक बार फिर उस मकान के सामने खड़े थे, लेकिन इस बार उनके पास मरा हुआ काला नाग था। जैसे ही मकान का दरवाजा खुला और बूढ़ा बाहर आया, उसने मरे हुए नाग को देखा तो खुशी से उछल पड़ा। तुमने काले नाग को मार दिया। बहुत खूब, तुम तो वाकई बहादुर आदमी हो। आज तक कोई इसे नहीं मार सका। लाओ, ये मुझे दे दो, बूढ़े ने कहा और जग्गू के हाथ से नाग को ऐसे झपट लिया जैसे कोई बच्चा अपना पसंदीदा खिलौना लेता है। इसके बाद जग्गू उसे देखकर दंग रह गया। उस बूढ़े ने उस जहरीले नाग को इस तरह चबा चबाकर मजे से खाना शुरू कर दिया जैसे वो उसका सबसे पसंदीदा भोजन हो। अरे, इसे तो काले देव को खाना था, जग्गू ने चीखते हुए कहा। तुम चिंता मत करो, मैं ही काला देव हूं। दिन के समय मैं इस बूढ़े आदमी के रूप में रहता हूं, बूढ़े ने हंसते हुए कहा। जग्गू हैरान रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि ये बूढ़ा ही वो भयानक काला देव है। नाग बहुत जहरीला था, लेकिन बूढ़ा उसे तेजी से खाए जा रहा था। जब वो पूरा नाग खा गया तो उसने जमीन पर लेटकर तेजी से करवटें बदलना शुरू कर दी, जैसे वो नाग को पचाने की कोशिश कर रहा हो। जग्गू ये देखकर चकित था कि करवटें बदलने के साथ साथ वो बूढ़ा जवान होता जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो खड़ा हुआ तो वो बूढ़े के बजाय एक सुंदर नौजवान बन चुका था। देखा तुमने, इस नाग की खासियत ने मेरी उम्र कई साल कम कर दी है। अब मैं जवान हो चुका हूं, उस नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मेरी पत्नी, जग्गू ने पूछा। तुम्हारी पत्नी अभी आजाद हो जाएगी। सच तो यह है कि अगर तुम नाग को न मारते तो रात होते ही मैं उसे खा जाता, लेकिन अब वो बच जाएगी और अब मुझे इंसानी मांस खाने की जरूरत नहीं रहेगी। आओ मेरे साथ, उस नौजवान ने कहा और जग्गू को साथ लेकर मकान के अंदर एक गुफा में दाखिल हुआ। वहां जग्गू ने देखा कि उसकी पत्नी जानम एक पलंग पर बेहोश पड़ी थी। तुम उसे होश में लाओ, मैं महल से तुम्हारे घोड़े लेकर आता हूं,
काला देव ने कहा। थोड़ी देर बाद जानम को होश आया और जब उसे सारी बात पता चली तो वो ईश्वर के सामने सजदे में गिर गई। अब डरो मत, काला देव अब तुम्हें नहीं खाएगा। जग्गू ने उसे तसल्ली दी। जानम ने शामू नेवले का भी शुक्रिया अदा किया, जिसकी वजह से नाग मारा गया था। तभी काला देव वापस आया और बोला, तुम्हारे दोनों घोड़े बाहर तैयार हैं। अब तुम जाओ, क्योंकि मुझे नींद आ रही है और मैं सोना चाहता हूं। जग्गू और जानम तेजी से बाहर आए, अपने घोड़ों पर सवार हुए और शामू नेवले को भी साथ बैठा लिया। वे सारा दिन घोड़े दौड़ाते रहे। रात को उन्होंने एक जगह आराम किया और फिर आगे बढ़ते हुए कोकाव की घाटी में पहुंच गए। वहां ढूंढते ढूंढते आखिर वे उस झील तक पहुंच गए जिसके किनारे वो बौना रहता था। घोड़ों की आवाज सुनकर बौना अपने छोटे से मकान से बाहर आया। उसके सिर पर कीमती हीरों से जड़ा ताज था। कौन हो तुम और यहां कैसे पहुंचे? क्या रास्ते में किसी ने तुम्हें कुछ नहीं कहा? बौने ने अपनी बारीक आवाज में पूछा। जग्गू ने अपना, जानम और शामू नेवले का परिचय दिया और पूरी कहानी सुनाई। तुम तो बहुत बहादुर हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, बौने ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? जग्गू ने बेचैनी से पूछा। जब तुम उस झील के महल में पहुंच जाओ और उस तोते को मार डालो तो महल के कोने में एक बोतल में छोटी सफेद मछली रखी होगी। वो मछली मुझे लाकर देनी होगी, बौने ने कहा। जग्गू ने तुरंत शर्त मान ली। बौने ने कहा कि जानम और नेवला यही रहेंगे क्योंकि वे आगे नहीं जा सकते। वे यहां सुरक्षित रहेंगे। फिर बौने ने जग्गू को आंखें बंद करने को कहा। जग्गू को महसूस हुआ जैसे वो हवा में उड़ रहा है। काफी देर बाद जब उसने आंखें खोली तो उसने खुद को एक भयानक समुद्र के किनारे पाया जिसका पानी काला था। अब एक मछली किनारे पर आएगी, तुम उसके खुले मुंह के अंदर चले जाना, वो तुम्हें सही सलामत महल तक ले जाएगी, बौने की आवाज गूंजी। तभी पानी में एक पहाड़ जैसी बड़ी मछली आई और उसने अपना बड़ा मुंह खोला। जग्गू डरते डरते उसके मुंह के अंदर दाखिल हो गया। मछली ने मुंह बंद कर लिया और जग्गू को लगा जैसे वो चट्टानों के बीच फंस गया है। लगभग 1 घंटे की तेज यात्रा के बाद मछली ने मुंह खोला और जग्गू ने देखा कि वो एक बहुत ही खूबसूरत महल के बाहर था। वो समझ गया कि यही वो महल है जहां जादूगर की जान छिपी है और जो जानम के द्वीप पर कब्जा किए हुए है। महल के अंदर घूमते हुए जग्गू को किसी के कराने की आवाज आई। वो एक कमरे की तरफ बढ़ा जिसका दरवाजा बाहर से बंद था। उसने कुंडी खोली और अंदर गया। वहां पलंग पर एक बेहद खूबसूरत लड़की लेटी हुई थी जिसका चेहरा दर्द से पीला पड़ा था। कौन हो तुम? जग्गू ने पूछा। लड़की ने आंखें खोली और हैरान होकर पूछा, इंसान? क्या मैं सपना देख रही हूं? यहां तो कोई इंसान पहुंच ही नहीं सकता। जग्गू ने अपना परिचय दिया। लड़की ने बताया, मेरा नाम शहजादी गुलजार है, मैं सस्तान देश की शहजादी हूं। इस जादूगर ने मुझे यहां कैद कर रखा है। वो मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन वो बहुत बदसूरत और निर्दयी है। मेरे मना करने पर वो मुझे कोड़ों से पीटता है। शहजादी ने बताया कि जादूगर दिन भर दुनिया में कहीं रहता है और रात को यहां आता है। वो बहुत जालिम है। उसकी जान एक लाल रंग के तोते में है, लेकिन वो कहाँ है मुझे नहीं पता, उसने कहा। जग्गू ने एक योजना बनाई। उसने शहजादी से कहा कि जब जादूगर आए तो वो उससे प्यार से बात करे और बातों बातों में तोते का पता पूछे। तभी भारी कदमों की आवाज आई और जग्गू पलंग के नीचे छिप गया। जादूगर अंदर आया और शहजादी से शादी के लिए पूछा। इस बार शहजादी ने चतुराई से कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे डर है कि कोई तुम्हें मार न दे। जादूगर हंसा और बोला, मुझे कोई नहीं मार सकता। मेरी जान एक लाल तोते में है जिसे मैंने सुनहरे दरवाजे वाले कमरे में बंद कर रखा है, और उस कमरे की चाबी मैंने इसी महल में ऐसी जगह छिपाई है जहां कोई नहीं पहुंच सकता। जादूगर खुश होकर वहां से चला गया। जग्गू बाहर निकला और शहजादी के साथ चाबी ढूंढने लगा।
बहुत खोजने पर भी जब कुछ नहीं मिला तो जग्गू को चोरों वाली अकल आई। मैं समझ गया चाबी कहाँ है। वो उस कमरे में गया जहां जादूगर का कोड़ा टंगा था। उसने कोड़े के हत्थे के अंदर से सुनहरी चाबी निकाल ली। शहजादी हैरान रह गई। जग्गू ने हंसते हुए कहा, मैं पहले एक मशहूर चोर था, इसलिए मुझे पता है कि लोग कीमती चीजें कहाँ छिपाते हैं। वे दोनों सुनहरे दरवाजे वाले कमरे तक पहुंचे। जग्गू ने ताला खोला। अंदर एक पिंजरे में लाल तोता था और पास ही एक बोतल में सुनहरी मछली भी थी। जग्गू ने जैसे ही तोते को पकड़ना चाहा, जादूगर कमरे में प्रकट हो गया। उसने जग्गू पर जादू करना चाहा, लेकिन जग्गू ने फुर्ती से तोते की गर्दन मरोड़ दी। जादूगर तड़पकर फर्श पर गिर पड़ा और मर गया। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। जब धुआं हटा तो जग्गू और शहजादी समुद्र के किनारे थे। समुद्र का पानी अब काला नहीं बल्कि नीला और साफ था। बौने की आवाज आई, आंखें बंद करो। जग्गू ने शहजादी का हाथ पकड़ा और आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने आंखें खोली तो वे जानम, शामू नेवले और बौने के पास थे। मुबारक हो जानम, जादूगर मर गया और तुम्हारा द्वीप आजाद हो गया, जग्गू ने कहा। जग्गू ने वो सुनहरी मछली बौने को दे दी। जैसे ही बौने ने मछली को झील में डाला, वो बौना एक सुंदर नौजवान बन गया। शहजादी उसे देखते ही उससे लिपट गई। भाईजान, वो नौजवान शहजादा परवेज था जिसे जादूगर ने बौना बना दिया था। शहजादा परवेज ने जग्गू का बहुत शुक्रिया अदा किया। तुमने चोर राजा होने के बावजूद इतने नेक काम किए हैं कि ईश्वर ने तुम्हें एक वफादार पत्नी, वफादार दोस्त और हम जैसा परिवार दिया है, उसने कहा। शहजादा परवेज ने अपने जादू से सबको जानम के द्वीप पर पहुंचा दिया। वहां के लोग जादूगर के जुल्म से आजाद होकर बहुत खुश थे। उन्होंने जग्गू को अपना राजा और जानम को रानी स्वीकार कर लिया। जग्गू अब केवल बागान का ही नहीं बल्कि उस द्वीप का भी राजा था। कुछ समय बाद वे वापस बागान लौट आए। अब लोग उन्हें चोर राजा के बजाय नेक राजा कहने लगे। उनकी वीरता और नेकी के चर्चे दूर दूर तक फैल गए और जग्गू कई राज्यों का सम्राट बनकर सुख शांति से राज करने लगा।